अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वे टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। ऑपरेशन रिसर्च में आज हम टू फेस मेथड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमाइजेशन टाइप है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 7, 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 एंड तीनों वेरिएबल्स मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल हैं 0 के। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है, इक्वालिटी वाला जो हमारे पास है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10। जब आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू टाइप कॉन्स्टेंट होते हैं तो हम वहाँ पे एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम s1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और नीचे हमारे पास x1 x2 x3 s1 ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएंगे 0 के, और यहाँ भी 0 s1 आ जाएगा। अब नाम से ही जाहिर है टू फेस मेथड। हम अपने क्वेश्चन को टू फेसेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फेज़ वन को। फेज़ वन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। हम अब एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास कैसे बनेगा? मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम पहले हम जी लेट करते थे ना, तो अब हम इसको आर लेट कर लेते हैं, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर हमारे पास इक्वल होगा, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ यूज़ होंगे वो उतने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर तो यहाँ पे ऐड करवा देंगे। अब आपको बताया था कि जब इक्वालिटी आ जाए हमारे पास, यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टाइप आ जाए, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी मेरे पास अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पे आपको इक्वालिटी मिलेगी, तो उसमें भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास एक नेक्स्ट जो कौन था वो कांस्टेंट, वो मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल टाइप था, तो वहाँ भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा R2। और जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने यहाँ पे ऐड किए हैं उनको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे कर देंगे, -R1 -R2। यह हमारे पास एक नया फंक्शन बन गया है। अब इसको यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ इक्वेशंस। नंबर ऑफ़ इक्वेशंस को हम कह देते हैं m, ये मेरे पास इक्वलेंट 2 के। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इसको कह देते हैं n, ये इक्वलेंट 6 के। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ इक्वेशंस को, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 हमारे पास ये चीज़ बता रहा है कि हमने 4 वेरिएबल्स को 0 के इक्वल करना है। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने देखना है कि हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं और बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं। तो x1 x2 x3 s1 ये चारों मेरे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, और बाकी रिमेनिंग जो r1 एंड r2 हैं वो सिंप्लेक्स टेबल में एज अ बेसिक वेरिएबल्स रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो R1 R2 तो मेरे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनको नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम R1 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। R1 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ आ जाएगी 7 -x1 -x2 -x3, ये यहाँ पे हमने पुट कर दी। और यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी 10 -2x1 + 5x2 -x3 + s1। इसको सॉल्व करके हमने सब वेरिएबल्स को इक्वल के इस साइड पे ले आना है और अपना सॉल्यूशन यहाँ पे लिखने है। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। टेबल बना लिया है हमने, सिंप्लेक्स टेबल बना लिया है, और अब हमने देखना है कि R रो में हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास -3 है, तो x1 हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। x1 एंटरिंग वेरिएबल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है? लिविंग वेरिएबल को देखने के लिए हम सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड कर देंगे इस कॉलम के ऊपर। तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा 7 / 1 इक्वल आ जाएगा 7 के, एंड 10 / 2 ये इक्वल आ जाएगा 5 के। तो ये 5 मेरे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें तो मेरे पास 2 आ जाएगा पिवट एलिमेंट, एंड R2 मेरे पास आ जाएगा लिविंग वेरिएबल। तो अब हम नेक्स्ट टेबल जो बनाएंगे उसमें हम R2 को लीव कर देंगे एंड x1 को एंटर कर देंगे। इस 2 को हमने 1 बनाना है, तो इसके लिए हम पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा R1 एंड यहाँ पे आ जाएगा x1। इस पूरी रो को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -5/2, 1/2, -1/2। और एक और जो हमने काम किया है, वो अगर आपको बताया था कि R2 अगर यहाँ से लीव कर रहा है तो आप चाहें तो यहाँ भी R2 को ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे R2 को ड्रॉप कर दिया और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 10/2,
5। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ लानी है। अब 1 के ऊपर क्या करते हैं, 1 के ऊपर नीचे हम 0 बना देते हैं, तो इसको 0 कर दिया। अब ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी, 4 में से माइनस करेंगे, -3 टाइम्स -5/2। इसी तरह फिर ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, -2 में से माइनस करेंगे, -3 टाइम्स 1/2। और ये वैल्यू आएगी 1 में से माइनस करेंगे, -3 टाइम्स -1/2। एंड 0 में से माइनस करेंगे, -3 टाइम्स 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। और ये सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, -17 में से माइनस करेंगे, -3 टाइम्स 5। तो इनको सॉल्व करके वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सॉल्व करके मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। यहाँ पे आया है 0, -7/2, -1/2, -1/2, 0 और -2। अब अगर हमने ये वैल्यू भी मैंने फाइंड करके लिख ली हैं, ये कैसे आई हैं, 1 में से माइनस किया 1 टाइम्स 1/5/2, तो मेरे पास आ गया 7/2। 1 में से माइनस किया 1 टाइम्स 1/2, तो आ जाएगा 1/2। 0 में से माइनस करेंगे 1 टाइम्स -1/2, आ जाएगा 1/2। 1 में से माइनस करेंगे 1 टाइम्स 0, तो आपके पास आ जाएगा 1। 7 में से माइनस करेंगे 1 टाइम्स 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसी तरह आपने टेबल बना लेना है इसको। उसके बाद आपने देखना है कि आर रो में हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कोई है। तो अगर देखें तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मेरे पास यहाँ पे अकर कर रही है, और ये है -7/2। तो ये मेरे पास अब दोबारा फिर हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल देखना है। लिविंग वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड कर देंगे इस कॉलम पे। तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7/2, 5 डिवाइडेड बाय -5/2। नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते, तो इसको नहीं लेंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा 4/7। तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये मेरे पास आ जाएगी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा पिवट एलिमेंट, एंड ये आ जाएगा मेरे पास लिविंग वेरिएबल। आपने टेबल बना लेना है इसका। ये रखें, मैंने टेबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे R1 लीव कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि आप चाहें तो R1 को ड्रॉप कर दें, चाहे तो इसको सॉल्व कर ले, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, R1 लीव कर रहा है, X2 आ जाएगा, X2 एंड X1। और साथ हम देखेंगे कि हमने 7/2 को हमने 1 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 के साथ। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/7, यहाँ आ जाएगा 1/7, एंड यहाँ आ जाएगा 4/7। 1 बना के ऊपर नीचे हमने 0 बना लिया है। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हम 0 में से माइनस करेंगे, -7/2 टाइम्स 0, तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखें तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1/2 में से माइनस करेंगे हम -7/2 टाइम्स 1/7। इसको देखें सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह ये वाली फाइंड करनी है, तो ये आएगी -1/2 में से माइनस करूँगी -7/2 टाइम्स 1/7। तो ये देखें इसको भी सॉल्व किया है, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे 0। अगर हम इसको देखें तो -2 में से माइनस करेंगे -7/2 टाइम्स 4/7, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आएगा। अब हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये भी इसी तरह आएंगी हमारे पास। ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 में से माइनस करेंगे -5/2 टाइम्स 0, तो ये आ जाएगा 1। ये वाली वैल्यू आएगी 1/2 में से माइनस करेंगे -5/2 टाइम्स 1/7, तो ये आ जाएगा 6/7। और ये वैल्यू आएगी मेरे पास -1/2 में से माइनस करेंगे -5/2 टाइम्स 1/7, ये आ जाएगा -1/7। एंड R1 को मैंने आपको बताया था ड्रॉप कर देना है, और सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 5 में से माइनस करेंगे -5/2 टाइम्स 4/7। ये देखें सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, और इसका आंसर आ गया 45/7। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हर रो में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नज़र नहीं आ रही, सारे 0 बन गए हुए हैं। करंट टेबल ऑप्टिमल है, तो हम यहाँ वैल्यूज़ लिख देते हैं। हमारे पास हमारे पास आ जाएगा 0, X1 आ जाएगा हमारे पास 45/7, एंड X2 हमारे पास आ जाएगा 4/7।
अब मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो आर की फॉर्म में आया, जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद बनाया था, लेकिन हमने तो आंसर वो देना जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में बेसिकली ऐसे ही करते हैं ना हम, जो क्वेश्चन में जो टाइप गिवन होती है उस टाइप का ही हम आंसर देते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे जी फॉर्म में और उसके बाद सॉल्व करेंगे, और वह हमारा होगा फेज़ 2। नेक्स्ट हमने अब फेज़ 2 में अपने जी को लिख लेना, ओरिजिनल जी को लिखने के बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट 2 में ये ऐसे वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये कैसे हमारे पास आया है, इस टेबल में देखें मेरे पास आ जाएगा x2 + 1/7 x3 + 1/7 s1 = 4/7। ये मेरे पास इक्वल के बाद होता है, सोल्यूशन होता है ये। और नेक्स्ट मेरे पास ये वाला आएगा x1 + 6/7 x3 - 1/7 s1 = 45/7। ये देखें। अब हमने क्या करना है, हम अपने जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी को, हमने इसको लिखना है अपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में। अगर हम अपने टेबल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ना, जो जो यहाँ वेरिएबल्स आता जाता है वो बेसिक होता जाता है। ये x2 भी मेरे पास बेसिक हो गया था, x1 भी बेसिक हो गया था। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास x3 और s1 रह गए थे। तो हम अपने z को हमने x3 और s1 की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से हम x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल के इन द फॉर्म ऑफ x3 एंड s1 तो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ से मैंने फर्स्ट हमें x1 की वैल्यू चाहिए ना, तो x1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास इजीली निकल आएगी। वो आएगी 45/7 - 6/7 x3 + 1/7 s1, आगे +3, और इसके बाद हमने x2 की वैल्यू निकाली है। x2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/7 - 1/7 x3 - 1/7 s1 -5 x3, ऐसे ही आ गया। अब इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं। अरेंज करके सिंप्लीफिकेशन करके इसकी मैंने वैल्यू सारी यहाँ पे लिख ली हैं। ये मेरे पास आ जाएगा z + 50/7 x3 + 1/7 s1 = 1/2। अब हमने अपना जी टेबल में इन वैल्यूज़ को पुट करना है। सारा टेबल हमने वैसे ही लिखना है, सिर्फ आर की जगह यहाँ पे मेरे पास जी आ जाएगा और यहाँ वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। बाकी सारा टेबल मेरे पास एज इट इज़ रहेगा, जैसे पहला टेबल था। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 की वैल्यू भी नहीं है तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे। इधर टेबल में x2 की वैल्यू भी नहीं है तो x2 भी ज़ीरो आ जाएगा। x3 के साथ मेरे पास आ रहा है 50/7, s1 के साथ आ रहा है 1/7 एंड सोल्यूशन मेरे पास है 102/7। अब हम देखें ज़ीरो में हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, हमारे पास टेबल ऑप्टिमल है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। Crunch table is optimal, hence optimal values are ऑप्टिमल वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आएंगी, z हमारे पास आ जाएगा 102/7, x1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 45/7 एंड x2 हमारे पास आ जाएगा 4/7। x3 हमारे पास टेबल में था ही नहीं तो x3 हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। इसकी वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं। वेरिफिकेशन में आपने ओरिजिनल जी लेना है और वैल्यूज़ पुट करनी है। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आई हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।